हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर टिश्यू पढ़ रहे हैं करंटली में, उसमें हमने लास्ट क्लास में उसके प्लांट टिश्यू का जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें जाइलम को प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था। तो करंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लोएम। फ्लोएम में हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े, उसमें हमने पहला एलिमेंट भी कवर अप कर लिया था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग दूसरा एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है फ्लोएम में? ठीक है, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ने वाले थे, इसमें हम कौन सा वाला एलिमेंट पढ़ने वाले हैं? हम सेकेंड एलिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपेनियन सेल। जिसका क्या नाम है? कंपेनियन सेल। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर? इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? लिविंग एलिमेंट है। इट इज अ लिविंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। अब मुझे एक बात बताओ, कंपेनियन से मतलब क्या होता है? कंपेनियन मतलब एक तरीके से साथ देने वाला, कंपनी देने वाला। तो कंपनी सेल, एक तरीके से कहा जाए तो ये सेल किसको कंपनी देता है? कंपनी मतलब साथ में रहना, कंपनी मतलब साथ में रहना। तो हम कह सकते हैं इट कंपनीज सीव ट्यूब एलिमेंट। इट कंपनीज सीव ट्यूब एलिमेंट। आपकी देखो किस तरीके से होता है, ये आपकी एक सीव ट्यूब है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल इस तरीके से अरेंज्ड होता है, फिर ये आपकी दूसरी सीव ट्यूब है। ठीक है, मतलब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दिस इज योर सीव ट्यूब। ठीक है, एंड दिस इज योर कंपेनियन सेल। तो ये सेल किसको कंपनी दे रहा है? किसका फ्रेंड है? सीव ट्यूब का। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आपकी क्या है, ये आपकी सीव प्लेट है ना। अब इसमें मैं क्या करूंगी? ऐसे पोर्स क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गए आपके। ये क्या हो गई? सीव प्लेट, पोरस प्लेट। सीव प्लेट क्या है? पोरस प्लेट है। तो एक तरीके से अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इट इज सिचुएटेड in between sieve tubes, in between sieve tubes। ठीक है, उसके बाद अगर इसके पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करें तो लॉन्ग इलोंगेटेड, ऐसे है ना, यूं है, लॉन्ग इलोंगेटेड स्लेंडर टाइप,
लॉन्ग, इलोंगेटेड, स्लेंडर टाइप, और सेल वॉल थिन है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है. सेल वॉल इज थिन, हैविंग elongated nucleus, having elongated nucleus, having elongated nucleus. ठीक है, elongated मतलब इसी की शेप में इसका भी लंबा न्यूक्लियस होगा. elongated nucleus, abundant cytoplasm, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है. abundant cytoplasm with good cellular components, with good cellular components. ठीक है, अब और क्या क्या आप देख सकते हो. देखो, ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब से जुड़ा हुआ है, उसको कंपनी दे रहा है, उसका फ्रेंड है. ठीक है, सेल वॉल थिन होती है क्योंकि कोई लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता और सारे कंपोनेंट लिविंग की तरफ जाते हैं. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फूड कंडक्शन. इसका क्या फंक्शन है? फूड कंडक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए. स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है, चलो एक पॉइंट स्पेशल मैं आपको बताना चाहती हूं. मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था इससे पहले वाले कंपोनेंट में, क्योंकि अगर मैं आपको बता देती तो उस टाइम पे मैं आपको लिंक्ड नहीं करवा पाती. देखो, सीव ट्यूब्स में आपने हर चीज बोली, मैंने हर चीज देखी, वही चीज थी जो कि आपके कंपेनियन सेल में है. पर कंपेनियन सेल में मैं न्यूक्लियस का नाम ले रही हूं, मैंने सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं बोले. सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. अरे भाई, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा? सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा? सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन मेच्योरिटी जैसे जैसे इनकी होती जाती है, इनकी एज बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस क्या कर जाता है? डीजेनरेट हो जाता है. न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है. तो देखो, वैसे भी एक बात बोलें तो इनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है भाई. एक तरीके से परमानेंट टिश्यू है, उसमें भी आगे चल के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. तो एक तरीके से हम देखें तो वैसे अगर सेल को एक्टिविटी करनी है तो भी तो न्यूक्लियस की जरूरत है. ठीक है, तो इनमें न्यूक्लियस बहुत इनिशियल स्टेज पर होता है. सीव ट्यूब में न्यूक्लियस बहुत इनिशियल स्टेजेस में होता है, पर मेच्योरिटी के साथ डीजेनरेट हो जाता है. अब आप बोलोगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं, हाउ दे विल सर्वाइव? इसलिए इनके साथ इनके फ्रेंड को कंपेनियन सेल को डाल दिया, क्योंकि एक तरीके से कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक तरीके के अंदर कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस है, और कंपेनियन सेल बिल्कुल बिल्कुल आपके सीव ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा. थोड़े से टर्म्स बहुत ज्यादा नए आ रहे हैं, पर हल्का सा आपको थोड़ा, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हल्का सा हिंट देने के लिए मैं बता देती हूँ. प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब ये कंपेनियन सेल की सेल वॉल है, ये आपकी सीव ट्यूब की सेल वॉल है. दोनों की सेल वॉल निकल के आपस में क्या करेंगी? क्रॉस लिंकिंग, इंटरलिंकिंग्स करेंगी. उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं. मतलब इलोंगेटेड एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल विच इज लिंकिंग विद सम अदर स्ट्रक्चर. ठीक है, एक तरीके से देखूं तो कैसे है ये? ये आपकी सीव ट्यूब है, इसके बाद कोई न्यूक्लियस नहीं है, या शुरू में है, मेच्योरिटी के टाइम पे खत्म हो गया है. लेकिन इसका जो कंपेनियन सेल है उसकी सेल वॉल बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है और इसके पास न्यूक्लियस है. तो एक तरीके से ये क्या है? एक ही सेल की यूनिट बना लेते हैं, दोनों कलेक्टिवली करके एक ही सेल की यूनिट बना लेते हैं. तो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये काफी हद तक इसको हेल्प कर देता है. अब कब हेल्प करेगा? जब कनेक्शन होगा, जब आपसे कोई बात करेगा, कनेक्शन दिखाएगा, तभी तो आपकी हेल्प करेगा. तो क्या होता है, जैसे ये सीव ट्यूब की सेल वॉल है तो क्या करते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा बना लेते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटा मतलब सेल वॉल के एक्सटेंशन, और कंपेनियन सेल भी क्या कर लेते हैं? ऐसे सेल वॉल. पर ये इतने ज्यादा इंटरमिंगल्ड होते हैं कि ये सब चीजें आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगी, एज सच आपको नजर नहीं आएंगी. ठीक है, तो अपन नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट डाल के मैं क्या लिखना चाहूंगी? मैं लिखूंगी सीव ट्यूब्स do not have nucleus. Sieve tubes
डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास सेंट्रली लोकेटेड एज सच न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। पर नहीं, इसके बाद अपन लिखेंगे सीव ट्यूब डू नॉट हैव न्यूक्लियस। इसका आंसर क्या है? हैविंग न्यूक्लियस एट अर्लियर स्टेजेस, हैविंग न्यूक्लियस एट अर्लियर स्टेजेस but get degenerated at maturity, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है एक लिमिट तक इनके पास न्यूक्लियस होता है, बाद में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसमें मैच्योरिटी कैसे? इसमें तो आप बोल रहे हो भाई, आप में मान लो आप ग्रोथ करते हो, ह्यूमन बीइंग एक लिमिट में आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फंक्शन करना भी बंद कर दो। मैच्योरिटी मतलब अब आपकी जो भी डेवलपमेंट था वो काफी हद तक कंप्लीट हो गया, अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कंपेनियन सेल्स having nucleus fulfills the requirement of sieve tubes, fulfills the requirement of sieve tubes as companion cell show connectivity with the sieve tubes through अब अपन यहां आ जाते हैं थ्रू प्लाज्मो, चलो मैं काम कर देती हूँ, ये नीचे लिख देती हूँ जिससे कि कंटिन्यूटी नहीं खत्म होगी। थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। अब क्या करता है देखो, प्लाज्मोडेस्मेटा ठीक है, thereby linking sieve tubes and companion cell, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा thereby linking sieve tube and companion cell make both the structure as a combined unit of structure। मतलब कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब इंटरलिंकिंग करके एक जैसे नजर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, चलो ये तो सारी बात की बातें हैं, इतना डीप में जाना नहीं है। आप तो प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब समझो, लिखो और पूरी चीज को समझ लो। प्लाज्मा मतलब इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इंटरलिंक कर लेती है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर से इंटरलिंक कर देती है और क्या कहलाती है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मैं क्या डेफिनेशन लिखना चाहूंगी प्लाज्मोडेस्मेटा की, हम ये कह सकते हैं interconnections
interconnections and interlinking between the plasma membrane of two adjacent मतलब बिल्कुल आजू बाजू चिपके हुए, ऐसे नहीं फर्स्ट का थर्ड से हो रहा है, फर्स्ट का सेकंड से ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, नोट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट किया आप लोगों ने। चलिए, इसके साथ आपके फ्लोएम के 2 एलिमेंट्स भी कवर अप हो गए। अब हम फटाफट बाकी के 2 एलिमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं, वो बहुत इजी एंड शॉर्ट है। ठीक है, जिसके साथ हमारा प्लांट टिश्यू प्रॉपरली क्या हो जाए, कवर अप हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो लिखो बाकी के 2 एलिमेंट कौन से हैं। बाकी के 2 एलिमेंट आते हैं आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को आप किस में डाल दो, फ्लोएम में, तो क्या लिखोगे इसमें, इट इज दी थर्ड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, लिविंग एलिमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे नजर आते हैं, ये डायग्राम में कैसे नजर आता है, देखो ये एक सीव ट्यूब है, ये इसका कंपेनियन सेल है, ये भी एक सीव ट्यूब है। तो सीव ट्यूब के क्या है, एडजेसेंट है ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। ऐसे आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर नहीं आ रही है, वो सब चीजें आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगी। तो क्या है, सेल ओवल एंड एलोंगेटेड। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज हैं जो अपन पेरेन्काइमा में लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सेल वॉल थिन है, सेल वॉल थिन है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स या सेल कंपोनेंट्स, कुछ भी लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका, पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है, प्रिपेयर फूड, स्टोर फूड, और कहीं ना कहीं फूड क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, भले बाई डायरेक्शनल हो, लेकिन साइडों में से भी तो खाना चाहिए भाई। शूट में से जो खाना जा रहा है या लीव्स में से जो खाना जा रहा है, लीव्स के पूरी सबको चाहिए, बाकी लीव्स को, पूरी रूट्स के साइडों को चाहिए। थोड़ी है कि इतने से पोर्शन में आप सिर्फ बीचों बीच खाना पास करोगे, साइडों में भी तो चाहिए आपको खाना। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, प्रिपेयर फूड। ठीक है, स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। देखो अभी तक आपको मैकेनिकल सपोर्ट कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया है, हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, हमने फ्लोएम पेरेन्काइमा भी पढ़ लिया है। अब हम अपना चौथा एलिमेंट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, या फिर फ्लोएम फाइबर्स पढ़ेंगे, लास्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, आप ही बताइए। इट इज द लास्ट
It is the last component of phloem. It is the last component of phloem. It is a dead component. It is a dead component. क्यों dead है? Due to lignin deposition. ठीक है, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन सेलुलर कंपोनेंट्स डिमिनिशेस. सेलुलर कंपोनेंट्स डिमिनिशेस. सेलुलर कंपोनेंट डिमिनिशेस. ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन सेलुलर कंपोनेंट डिमिनिशेस. सो नो एज सच एक्टिविटी, नो एज सच मेटाबॉलिक एक्टिविटी. नो एज सच मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अब चूंकि एक्टिविटी नहीं है तो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा. कौन सी एक्टिविटी? फूड कंडक्शन की एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? फूड कंडक्शन की एक्टिविटी. ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सेल वॉल क्या होगी? थिक होगी. लिग्निन डिपोजिशन के कारण साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, ल्यूमन खत्म हो गया है, सेलुलर कंपोनेंट डिमिनिश हो गए, तो ये डेड हो गया है. तो ये क्या हो गया है? ये डेड हो गया है. ठीक है, अब अगर ये डेड हो गया है तो इसके फंक्शन की बात करूं, इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या कर रहा है? देखो, जहां पर जो चीज डेड आ गई है वो रिजिडिटी दे रही है, तो इसका ले देके चाहे आप फ्लोएम में काउंट करो या ना करो, ये बेचारा मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करवा पाएगा. ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट. प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट. देखो, ये लास्ट कंपोनेंट है, ये एक डेड कंपोनेंट है. क्यों है? क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन से सेलुलर कंपोनेंट डिमिनिश हो जाते हैं. सेलुलर कंपोनेंट डिमिनिश मतलब सेल वॉल थिक हो गई है. सेल वॉल थिक हो गई है और इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो गया है? नैरो हो गया है. इंट्रासेलुलर स्पेस नैरो हो गया है. इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो गया है? नैरो हो गया है. सेल वॉल थिक हो गई है, इंट्रासेलुलर स्पेस नैरो हो गया है. नैरो होने की वजह से एज सच नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर पाता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब लिविंग एक्टिविटी. जब कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट. एज सच नो फूड कंडक्शन. एज सच नो फूड कंडक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए. सो स्टूडेंट्स, दैट वी कंप्लीटेड फाइनली द फ्लोएम. दैट मीन्स हमने टिश्यू चैप्टर में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है. प्लांट टिश्यू का एनिमल टिश्यू से डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है. हमने प्लांट टिश्यूज को पूरा पढ़ लिया है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, उसमें पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इसमें जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकी, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. दैट मीन्स हम लोगों ने अभी तक प्रॉपरली देखा जाए तो हमने प्लांट टिश्यू आज के लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी. सिर्फ आपको इतनी हिंट दूंगी कि आप जो आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हो एनिमल टिश्यू, उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो. देखो, एनिमल टिश्यू में आप सबसे पहले एनिमल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे. उसके बाद 4 तरीके के अहम टिश्यूज पढ़ोगे जो मैंने आपको नाम लिखाए थे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. आप देखना एनिमल टिश्यू में आपको इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी नजर आएगी कि एक तरीके से देखा जाए तो
तो थ्योरेटिकल वाइज और समझने के हिसाब से एनिमल टिश्यू ज्यादा ब्रॉड है प्लांट टिश्यू से, लेकिन इजी भी है। इसमें आपको शायद कुछ चीजों को हल्का सा रटना पड़ रहा होगा, लेकिन एनिमल टिश्यू में तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है और आपके सामने आपकी बॉडी की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि वाकई में मैम एक्चुअली जिस टिश्यू के बारे में बोल रहे यू कैन फील इट, क्योंकि आपका एनिमल टिश्यू आपके खुद के ह्यूमन बीइंग की बॉडी से क्या है, रिलेटेड है। तो वो आज के लेक्चर में नहीं स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।